Welcome to all of you. This is the first lecture of rest and motion chapter for class 9th. So in this lecture we will study about what is rest and motion. So first of all we will see our content. इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो कंटेंट हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे रेस्ट एंड मोशन को कि ये क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी के बाद पढ़ना होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। जो मोशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लीनियर मोशन, उसके लिए क्या क्या इक्वेशंस होता है, उसके क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल कैसे हम लोगों को सॉल्व करने हैं एंड आफ्टर दैट वही सारे इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकल मेथड के द्वारा प्रूफ करेंगे। यहाँ पे ग्राफ्स, जितने भी तरह के ग्राफ्स है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना, जिसकी जरूरत होगी वो हम लोग पढ़ेंगे और उसके हेल्प से जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मोशन का जो सारा इक्वेशन है उसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट सर्कुलर मोशन। सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन के डेफिनेशन से। रेस्ट एंड मोशन क्या है, कब हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स विद ईच अदर। ये जो रेस्ट और मोशन जो टर्म है ये एक दूसरे से रिलेशन रखता है ना, बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में ही होगा, वो मोशन में भी हो सकता है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। और अगर कोई मोशन में है तो किसी और के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेटिव मोशन के आधार पे जो है ये दोनों आपका रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेस्ट पे। रेस्ट में किसी ऑब्जेक्ट को कब करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest when its position is not changing, its position is not changing with respect to its surrounding, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में केवल और केवल तभी कहलाता है जब अपने सराउंडिंग के, यानी कि अपने चारों तरफ का जो ऑब्जेक्ट है ना, या जो भी सब्सटेंसेस है उसके रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन जो है वो नहीं बदल रहा है। अगर वो अपना पोजीशन बदलेगा तो समझ लो वो मोशन में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बदलेगा उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग मोशन की बात कर लेते हैं कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कब होता है, तो एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if its position changes with respect to surrounding, है ना, as time passes। यहां पर भी वही होगा, एज टाइम पासेस। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा है अपने चारों तरफ के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना,
तो वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में कहलाएगा। अगर नहीं चेंज हो रहा उसका पोजीशन तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। ठीक है, अब रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव टर्म्स कैसे है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान देना है कि रेस्ट में कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, है ना, बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे मान लो हम लोग बस से मूव कर रहे हैं, है ना, बस से कहीं जा रहे हैं, तो बस से आप खिड़की से, विंडो से बाहर जब आप झांकते हो तो देखोगे कि बाहर के कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई एक ट्री है तो वो आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, यानी कि आपके लिए वो पेड़ क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर उसी ट्री को कोई रोड पे खड़ा पर्सन अगर ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वही ट्री क्या हो जाएगा, उसके लिए रेस्ट में हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, क्या बताया जा रहा? जैसे ये मान लो कि ट्री है, हम लोग बस से मूव कर रहे हैं, बस में हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, बस में मूव कर रहे हैं, तो हम लोग जब इस ट्री को ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्री मोशन में लगेगा ये पीछे जा रहा है। लेकिन अगर यही ट्री यहाँ पे खड़े किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जाए तो ये आपका इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये ट्री रेस्ट में नजर आएगा। आ रहा बात समझ में? तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। ये किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर के हिसाब से ही बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में जो है वो डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जर्वर भी जो है खुद आपका मोशन में हो सकता है। ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि ऑब्जर्वर हमेशा जो है वो रुका हुआ ही रहे। ठीक है ना, आपका ऑब्जर्वर भी जो है वो क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वर मोशन में रहेगा और बॉडी, किसी बॉडी, रुके हुए बॉडी को वो ऑब्जर्व कर रहा होगा तो फिर क्या है ना, किस तरह का मतलब कंडीशन आएगा, ये रेस्ट में कहेंगे या मोशन कहेंगे। तो ध्यान दो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है बी, है ना, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसका जो स्पीड है ए, जो बी के स्पीड को ऑब्जर्व करेगा वो स्पीड उसका बढ़ जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ए के तरफ जा रहा है और ए बी के तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना, किसी तीसरे ऑब्जर्वर के लिए, कोई तीसरा ऑब्जर्वर है रुका हुआ, इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और इसका 2 मीटर पर सेकेंड है इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन ये ए ऑब्जेक्ट जब इसको ऑब्जर्व करेगा ना तो ए के लिए बी का स्पीड, ये दोनों को ऐड कर दो, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कहलाता है ना, और रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरह के मोशन को हम लोग रिलेटिव मोशन कहते हैं। समझ में आया? रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना, सेम डायरेक्शन में, ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी भी जा रहा होगा, तब क्या होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, माइनस हो जाएगा। 10 - 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा बी, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। आ रहा बात समझ में? और ए कितना स्पीड से मूव कर रहा होगा, ए भी 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये दोनों इस जो ऑब्जर्वर आपका सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे रुका हुआ, उसके लिए इन दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, उसका क्या पोजीशन होगा, ये डिपेंड केवल और केवल करता है ऑब्जर्वर पर कि ऑब्जर्वर कौन है। समझ में आया? ऑब्जर्वर कौन है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है, अगर ऑब्जर्वर आपका क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, या ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है या ऑब्जर्वर क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तब फिर वो ऑब्जर्वर या वो फ्रेम जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
एक ऐसा सिस्टम या फ्रेम जो या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और अगर ऑब्जर्वर मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी हम लोग बताएंगे आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है ना। अगर ऑब्जर्वर जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब उसका स्पीड बदल रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जर्वर है ना, तो उस ऑब्जर्वर को हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उस सिस्टम को, उस फ्रेम को, उस रेफरेंस पॉइंट को, है ना, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। तो बस आपको सिंपल याद रखना है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है या कितना वेलोसिटी से मोशन में है, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर किस पोजीशन में है और ऑब्जर्वर है कौन, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। बाकी आप सिंपल इतना याद रखोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा जब उसका पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ना बदल रहा हो, ठीक है। और अगर वो मोशन में है तो मोशन का मतलब उसका पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ये होता है रेस्ट। एंड वी विल स्टडी अबाउट distance and displacement and also uniform motion and non-uniform motion. So here we go with distance and displacement. Distance क्या है और displacement क्या होता है, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोनों एक हो सकता है, समटाइम्स कभी कभी होता है दोनों सेम, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है ना। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। डिस्टेंस किसको कहते हैं? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाएगा उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें लिख देते हैं इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाएगा वो डिस्टेंस होता है। एग्जांपल लेके फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक जगह से चलना शुरू किया तो जहां से चलना शुरू करेगा वो इनिशियल पोजीशन और जहां तक पहुंचेगा वो फाइनल पोजीशन। दोनों को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेकेंड, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये पाथ पर डिपेंड करता है और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका वैल्यू जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो में हो सकता है ना। ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, हमेशा कभी भी, है ना, सॉरी बराबर होगा, छोटा नहीं, है ना। एंड ये क्या हो गया, ऑलवेज इक्वल, या तो बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल और स्मॉल, या तो छोटा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये हो गया डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मैं सारे पॉइंट्स को एग्जांपल दे करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सिमिलरिटी क्या है? व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट?
बोथ हैव सेम एसआई यूनिट, दोनों का एसआई यूनिट सेम है। बोथ आर मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना। जो भी लेंथ का यूनिट होता है वो सारा यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। और सिमिलरिटी क्या है, दोनों का एसआई यूनिट क्या है, सेम है। दोनों सेम यूनिट में जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के हेल्प से जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है उसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना शुरू किया और वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। देखिए यहां ए पॉइंट से चलना शुरू किया और बी पॉइंट पे वो पहुंचा। अब बी पॉइंट पर पहुंचने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। हो सकता है कि वो ए से बी पर इस तरह से गया होगा, ठीक है। या हो सकता है वो ए से बी पर इस तरह से गया होगा, या हो सकता है वो ए से बी पर ऐसे पाथ बना के गया होगा, या हो सकता है कि वो ए से बी पे डायरेक्ट गया होगा। बहुत सारे, है ना, पाथ हो सकते हैं। ये पाथ जो मैं बना रहा हूं इसको समझो आप अपने तरह से। जैसे मान लो हम लोग घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं या किसी भी जगह पे हम लोगों को जाना है, किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो घर से निकलने के बाद आपको बहुत सारा रास्ता मिल सकता है। आप किसी भी रास्ते से, है ना, स्कूल या अपने फ्रेंड के यहाँ जा सकते हो। जैसे हम लोगों को बोध गया जाना है तो बोध गया जाने का जो है वो कई सारा रास्ता हो सकता है। आ रहा बात समझ में। हम लोगों को पटना जाना है तो पटना हम लोग जा सकते हैं कैसे, ठीक है, बाय रेलवे ट्रैक, ट्रेन से, या बाय रोड जा सकते हैं, या हम लोग फ्लाइट से चले जाए, हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से हम लोग चले जाए। बहुत सारा पाथ हो सकता है ना। तो क्या हर पाथ पर सेम डिस्टेंस हुआ? नहीं, अलग अलग। आप ट्रेन से जाओगे तो लगभग 92 से 94 किलोमीटर के अबाउट में पड़ता है डिस्टेंस, ठीक है ना। बाय रोड 114 किलोमीटर, 114 किलोमीटर। और अगर आप एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से जाओगे तो डिस्टेंस और अलग पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? सेम जहां से हम लोग चलना शुरू किए हैं गया से, है ना, और पटना में हर तीनों रास्ते से अगर जाएंगे तो एक ही जगह पे हमको पहुंचना है, एक ही जगह पर कहीं पर हम पहुंचेंगे। इसके बावजूद जो है वो डिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि हमने पाथ को अलग चुना है। तो यही होता है डिस्टेंस। जिस पाथ से हो करके आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाओगे उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? जिस पाथ से आप जाओगे, इसका क्या मतलब हुआ कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वैरी कर सकता है। दो पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है? वैरी कर सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे, कि कौन से पाथ को आपने फॉलो किया था। देख लीजिए यहां पे मैंने 4 पाथ बनाया है। तो डिस्प्लेसमेंट फिर कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बस 2 चीज देखना होता है। इनिशियली आप कहां पर हो और फाइनली कहां पर हो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करना है? स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। स्ट्रेट लाइन जो मिलेगा ना वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए ए से बी पर आप इस रास्ते से गए हो, पहले रास्ते से या दूसरे रास्ते से या तीसरे रास्ते से, उससे कोई मतलब नहीं है ना। बस ए आपका इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट, दोनों को क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। दिस विल प्रोवाइड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। आया बात समझ में? डिस्टेंस क्या होगा? पहले पाथ से जाओगे तो पहले पाथ का मेजरमेंट कर लेंगे, वो हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम लोग किसी दूसरे पाथ से जा रहे हैं, एक मिनट, है ना, हम लोग सेकेंड पाथ से गए हैं तो सेकेंड पाथ का टोटल मेजरमेंट ले लेंगे। अगर थर्ड पाथ से गए तो थर्ड पाथ का हम लोग टोटल मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है। और आप बात समझ में? मैं आपको एग्जांपल और बता रहा हूं। जैसे कि कोई पर्सन ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ पे 90 डिग्री टर्न ले लिया और सी पॉइंट पर पहुंच गया। समझ में आया? यहां गया ये 4 किलोमीटर और यहां ये नीचे गया 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये नीचे गया है 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना करके। तो फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए ध्यान से। डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB और BC को ऐड कर देंगे जो पाथ होगा। अब हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना। इनिशियली वो A पर था और फाइनली वो C पर है, दोनों का स्ट्रेट लाइन से मिला दो।
ये AC जो है ये हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये 90 डिग्री हुआ तो आ रहा बात समझ में, तो आपको समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है। मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई पर्सन जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और वो घूम करके ए पॉइंट पर ही पहुंच गया। ए से चलना शुरू किया, ए पॉइंट पर ही पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। सरकमफेरेंस ये इस पाथ से ना मूव किया गया है बॉडी का, बॉडी इस पाथ को मूव किया तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से चलना शुरू किया, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट भी ए, तो ए से चलना शुरू किया और ए पर ही पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अगर वो ए से यहां पे पहुंचता, बी पॉइंट पे पहुंचता, तो फिर सेंटर से इसको मिला देते ऐसे, ठीक है ना, ये वाला पाथ कवर ही नहीं किया जाता, बस ए से वो बी पे पहुंच जाता, तो फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, आधा सर्कल नहीं कंप्लीट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ये हो जाएगा आपका डायमीटर कितना, 2r के बराबर। जितना रेडियस रहेगा दिया हुआ उसके हिसाब से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। s क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन इस तरह का एग्जांपल आप देखोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे हम लोग समझ लेते हैं, ये मान लो पॉइंट O है, ठीक है। यहां से एक आदमी चलना शुरू किया, A B C और D, इस तरह का कोई पाथ बना हुआ है, ठीक है ना। प्रत्येक का डिस्टेंस यहां पे लिख देते हैं 2 4 6 8, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है ना, सारा 2-2 मीटर है, सारा ये डिस्टेंस मीटर में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जो है O से चलना शुरू किया है ना, फिर A पे गया, फिर B पे गया, फिर A पे आया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो कितना होगा। देख लो ध्यान से, O से A पे गया, फिर B पे गया और फिर कहां आ गया, A पे आ गया, तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जहां जहां मूव किया सबको ऐड कर दो, OA प्लस AB प्लस फिर B से A पे ना आ गया BA, तीनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा OA 2 मीटर, AB 2 मीटर, ठीक है ना, और फिर B से A पे आएगा वो भी 2 मीटर, वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियली यहां पर है O पर और फाइनली कहां पर है, A पर, दोनों को मिला दो, कितना होगा 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह का एक और एग्जांपल। मान लो कि एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। कह रहा है कि एक पर्सन जो है एक राउंड कंप्लीट करता है इस सर्कुलर ट्रैक पे 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड जब समय लगेगा तो फिर कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लोगों को फाइंड करना। आ रहा बात समझ में, क्वेश्चन क्या है, एक आदमी है ना कहीं पर से भी चलना शुरू किया और इस सर्कुलर ट्रैक का जिसका रेडियस 100 मीटर दिया हुआ है, एक चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो है कितना उसके द्वारा डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए। 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट किया जाता है, 40 सेकेंड में एक राउंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना राउंड हो जाएगा, 1/40 राउंड, ठीक है। तो 2 मिनट 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 140 सेकेंड, सेकेंड में बदल देंगे तो 140 सेकेंड में कितना राउंड हो जाएगा, 1/40 इंटू 140, 0 0 कैंसिल, 7 2 यानी कि 3.5 राउंड, कितना आ गया 3.5 राउंड, 3.5 राउंड लगाएगा। एक बार यहां से यहां पे आया, फिर एक बार यहां पे आया, फिर एक बार यहां पे आया और फिर एक बार में यहां पे आ जाएगा।
3.5 राउंड जो है वो लगाएगा 2 मिनट 40 सेकेंड में। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस कैसे आएगा, एक राउंड में डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, तो 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस 3.5 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आर का वैल्यू 100 यहां पर रख दोगे, पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, सोल्व कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, चाहे जितना भी राउंड लगाया गया, ठीक है ना, पहुंचेगा वो डायमेट्रिकली अपोजिट, है ना, यहाँ पे पहुंचेगा, एक से चलना शुरू किया, जितना भी राउंड लगा ले 3.5 राउंड के बाद वो यहीं पे रहेगा। ठीक है ना, तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, दोनों को मिला दो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये आर और ये आर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर प्लस आर कितना 2r, आर का वैल्यू रख दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो इस तरह से, है ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले हमको देखना है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पाथ, कौन से पाथ पर बॉडी मूव किया, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्पीड देख लेते हैं। स्पीड हम लोग पहले भी 8th क्लास में पढ़े हैं, 7th में भी पढ़ना होता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स एंड आल्सो इन फिजिक्स। सो स्पीड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया है, डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा है, ठीक है, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। अगर स्पीड को s से डिनोट किया जाए, डिस्टेंस को d से डिनोट किया जाए और टाइम को t से, तो स्पीड का फार्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो फिर यहां से फार्मूला आप बना सकते हो, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, या टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड के पास केवल और केवल जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कि स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में, माइल्स पर आवर में, या बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स में इसको मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, यूनिट गिवन ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड सॉरी टाइम और डिस्टेंस का जो यूनिट रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग, है ना, इसका यूनिट बना लेंगे, है ना। लेकिन जनरली मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में जो है इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ जर्नी, पूरे एक जर्नी में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा, डिवाइडेड बाय जितना उसको टाइम लगा होगा टोटल। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मान लो कई सारे डिस्टेंसेस कवर किए गए, d1 प्लस d2 प्लस d3, है ना, प्लस डॉट 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 dn, है ना, इतने सारे डिस्टेंस है, तो प्रत्येक डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम भी लगेगा, तो सारे टाइम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इस तरह से, तो यहां से हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है एवरेज स्पीड का प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आप पिछले क्लासेस में इसके सोल्व किए होंगे। ओके, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एक बॉडी 1 किलोमीटर हाफ आवर में कंप्लीट करता है एंड 2 किलोमीटर इन नेक्स्ट हाफ आवर। ठीक है ना, यानी कि 1 किलोमीटर पहले आधे घंटे में कवर किया और अगला 2 किलोमीटर जो है वो नेक्स्ट हाफ आवर में कंप्लीट किया है। एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो करना क्या है, सबसे पहले डेटा लिख लेंगे, है ना। 2 डिस्टेंस दिया हुआ है, d1 दिया हुआ है आपका 1 किलोमीटर, ठीक है, और t1 टाइम दिया हुआ है कितना, हाफ आवर। वैसे ही d2 आपका दिया हुआ है, दूसरा सेकेंड जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हाफ आवर। यहां से एवरेज स्पीड अब हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 2 डिस्टेंस है, 2 टाइम है ना, तो हम लोग एवरेज स्पीड में यहाँ पर d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे d1 का वैल्यू 1 प्लस d2 का वैल्यू 2 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर हो गया, और टाइम कितना है, t1 हाफ आवर और t2 भी हाफ आवर, तो 1/2 प्लस 1/2, है ना, आवर हो गया। ये हो जाएगा कितना, 3, और ये कितना हो जाएगा ऐड होकर के 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब
कि पूरे जर्नी में एवरेज जो है लगभग कितना स्पीड से बॉडी जो है वो मूव किया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ओके, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस कवर करता है ना, 2 किलोमीटर पर आवर से। सम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, इन हाफ आवर। आधा घंटा में, आधा घंटा तक, हाफ आवर तक जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता रहा, और उसके बाद कुछ और डिस्टेंस कवर किया गया उसके द्वारा 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है ना, हाफ आवर तक ही वो मूव करता रहा था। तो फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, है ना। दो स्पीड दो टाइम है तो दो डिस्टेंस। तो यहां पर चूंकि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ और फॉर्मूला में होता है डिस्टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। जो भी हमारा, है ना, डेटा दिया हुआ गिवन उसको नोट कर लेते हैं। पहला स्पीड दिया हुआ है कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? हाफ आवर। ठीक है, दूसरा स्पीड कितना दिया हुआ है देख लो, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना। और टाइम कितना दिया हुआ है? इसमें भी टाइम हाफ आवर दिया हुआ है। तो दोनों से हम लोग पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी बताए थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड है हमारा 2 इंटू टाइम कितना? 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? किलोमीटर में कैंसिल, कितना आ गया? 1 किलोमीटर। ठीक है ना, यहां से आ जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, यहां से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सेकेंड डिस्टेंस d2 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड है 3 और टाइम है कितना? 1/2। यहां से आ जाएगा 3/2 किलोमीटर। तो दो डिस्टेंस आ गया और दो टाइम पहले से दिया हुआ था। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ठीक है, d1 हो गया 1 किलोमीटर प्लस d2 हो गया 3/2 किलोमीटर। यहां पे किलोमीटर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में होगा। टाइम t1 हो गया कितना? 1/2 आवर प्लस t2 भी हो गया 1/2 आवर। इसको भी कॉमन ले लेते हैं आवर को, यहां से इसको ऐड करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2। यहां से ये दोनों ऐड होगा तो 1 आएगा, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर। यहां से आ गया कितना? 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ही दिया हुआ रहे या दो ही डिस्टेंस या टाइम दिया हुआ रहे, है ना। हो सकता है किसी क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ रहे, ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें स्पीड और टाइम दिया हुआ था। स्पीड और टाइम के जगह पे स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ रहता। तो स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ रहता तो उस स्पीड और डिस्टेंस से हम लोग क्या करते? टाइम फाइंड कर लेते, क्योंकि एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम लोगों को जरूरत है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा क्वेश्चन रहे, अलग अलग रहेगा। ऐसे भी हो सकता है कि डिस्टेंस और टाइम जो पहले दिए फर्स्ट क्वेश्चन बताए वैसा रहे, या यहाँ पे स्पीड, है ना, और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। यहां पर भी सेकंड में भी स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्या करना होगा? उसके लिए पहले हम लोग टाइम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है और एवरेज स्पीड हम लोगों को फाइंड कैसे करना है। बस दो ही चीज देखना है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है हमारे पास, है ना। बस ये दोनों अगर है दिया हुआ तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। नहीं दिया हुआ है तो फिर दोनों में से जो फाइंड करना होगा उसको फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा भी कहा जा सकता है ना, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में सिंपली लिख देंगे, ठीक है ना। तो कई तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, द मोशन
द मोशन इन विच a body covers equal distance in equal interval of time. अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है तो फिर उस मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल मतलब होता है वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है ना पढ़ेंगे, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट या कह सकते हो स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट भी आप कह सकते हो। इक्वल डिस्टेंस, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए बता रहे क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना बॉडी का, मोशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, स्पीड का और डायरेक्शन है ना बदलता नहीं है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? इसी तरह से अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच वेलोसिटी, या इसी के जैसा डेफिनेशन लिख देते हैं है ना, इन विच अनइक्वल डिस्टेंस is covered in equal interval of time, in equal interval of time। या ऐसा भी कहा जा सकता है ना, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, यहां पे लिख देते हैं कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी जब चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी बदल सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है इसके पास होगा, एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, एक चीज और आप याद रखोगे कि स्पीड जो है वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसलिए स्पीड को भी पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी ही कहा जाता है। आ रहा बात समझ में? स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का यूज करते हैं व्हीकल्स में, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है व्हीकल में। ओके, थैंक यू।